स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? अंकित शर्मा, कार्लाइल कलन, अनूप कुमार, पूजा कुलाड़े, क्या चल रहा है? अजय शराया जी, क्या हाल है? आपका नाम नहीं है अजय जी बोर्ड पे। आज पिटाई हो गई एग्ज़ाम में। प्राची चौहान, क्या हाल है? मुश्किल लगा क्या पेपर या आसान था, बताइए बच्चों। तुषार जी, क्या हाल है? नितिन वर्मा, सावल राठौड़, रोड टू 1000 सब्सक्राइबर विदाउट वीडियो, बहुत बढ़िया। साग्निक मिश्रा, कैसा था पेपर? मुश्किल था, आसान था, एवरेज था? बताइए जरा। ठीक ठाक था साग्निक मिश्रा। अच्छा, साग्निक का एक गलत हुआ है तो साग्निक को ठीक ठाक लगा तो सही बात है। तुषार अग्रवाल कह रहे हैं आसान था, ठीक है। देव प्रतीक मन्ना कह रहे हैं आसान था। देव प्रतीक, आपका बोर्ड पे नाम क्यों नहीं है फिर? अखिल पाल के 15 करेक्ट हुए। यार कोई स्पेसिफिक चीज़ समझनी है क्या इस चैप्टर में जिसके लिए हम सर का टाइम यूज़ कर सकते हैं? किसी स्पेसिफिक चीज़ में तकलीफ होती है आपको जो नहीं समझ में आती? अजय शराया को हार्ड लगा, ठीक है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी लगाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल। अंदर से लेके जाओ। हाँ सर, एक सेकेंड। आप ठीक है। ये अंदर से ले आता हूँ ना ना, इट्स नॉट परफेक्ट। 12 का आंसर 4 क्यों नहीं है? हाँ, कौन पूछ रहा है? तो क्या हाल है सबके? तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बड़ा प्रिय टॉपिक है सब बच्चों का। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में मसल एंड लोकोमोशन जनरली बच्चे फील करते हैं बहुत कंफर्टेबल, और ये बात सही भी है कि इसमें आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं मिलते हैं और आसानी से किए जा सकते हैं। जनरली एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जॉइंट कहाँ मिलता है या किस तरह का जॉइंट यहाँ पर होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलता है, सैडल जॉइंट कहाँ मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन। स्केलेटन पार्ट तो वैसे ही बहुत आसान पड़ता है बच्चों को, क्योंकि बहुत डिटेल नहीं है क्लास 12th में, और बहुत सिंपल फैक्चुअल नॉलेज पूछी जाती है। और ये दिख भी रहा है कि आपने काफ़ी अच्छा किया है। इन सब बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। दे हैव डन वेरी वेरी वेल इन दिस पेपर। हालांकि सरप्राइजिंग बात ये है कि किडनी का जो मैंने टेस्ट दिया था उससे कम बच्चों के इतने ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स हैं। तो एक और बात ध्यान से सुन लीजिए बेटे, आप में से ज़्यादातर बच्चे, अभी मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि पेपर ठीक था, आसान था, इजी था, लेकिन हैव यू सीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हियर कि जिस टाइम पर पेपर मुश्किल था, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग दीज मैनी मार्क्स, तो हमें यहाँ से यहाँ तक भरना पड़ता था, तो ये नंबर क्या होता था, ज़्यादा होता था। और अभी हाँ जी, पर ये वेबसाइट पर मुझे छोटे-छोटे अगर आपको फॉर्म दिखाना हाँ, इसको ऐसे कर दो। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम रही, तो वापस बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि जब पेपर मुश्किल था, जैसे किडनी, जैसे और भी हमने पेपर दिए, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये पेपर मुश्किल था। तो हमने क्या देखा कि हाई स्कोरिंग ज़्यादा थी उसमें। तो आप ये देखिए कि अभी 80 नंबर हमने केवल 2 बच्चों के, 76 2 के, 75 भी उतने के नहीं हैं। और अगर आपको पिछले सेशंस याद हैं तो ये स्कोरिंग ज़्यादा थी।
तो देखो बेटे, ये एक ब्रेन की बड़ी अजीब सी बात है। जिस टाइम कोई चीज एपरेंटली बहुत आसान लगती है तो कई बारी हमारी अप्रोच कैजुअल हो जाती है उसको लेकर के। और इस पेपर में आप में से बहुत से बच्चों से ऐसी मिस्टेक हुई होगी जो कि जिसे हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। तो ये जो सिली मिस्टेक्स है, आप ये समझिए कि जिस टाइम आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो 180 मिनट, पहले मिनट से लेकर के 180 मिनट तक ये एक वॉर है आपके लिए। आप ये समझिए जैसे एक जनरल तैयार होता है एक वॉर के लिए, ये वो चीज है। दुर्घटना कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आसान हो। आसान क्वेश्चंस में हमने ये देखा है कि सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। अब आप मुश्किल क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सोच समझ के करते हैं और उसके बाद में बहुत सारे तरीके से एक्सक्लूड करते हैं, सब कुछ करते हैं और राइट आंसर पे पहुंचते हैं, तो जनरली आपका एरर क्या होता है, कम होता है। सो अभी मैं जब देख रहा था कि बच्चे ये कह रहे थे कि पेपर बहुत आसान है, तो मेरे को सरप्राइजिंग बात ये लगी कि इतने कम बच्चे आज क्यों हैं, जबकि जो मेरे हिसाब से पेपर बहुत मुश्किल था, आज का पेपर मेरे हिसाब से आसान था। दिस पेपर वॉज ईजी। तो मैंने अपनी बुक में से भी वो क्वेश्चंस डाले हैं जो बहुत मुश्किल नहीं है। सो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, कंसेप्ट लगा सकते हैं, या फैक्चुअल क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आप डायरेक्टली उसको क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके। और मुझे ऐसा पहले से ही लग रहा था कि शायद इस बार उतनी ज़्यादा स्कोरिंग ना हो, क्योंकि जब आप बहुत ध्यान से हर पेपर को करते हैं तो एरर कम होता है। ये मेरी बात को याद रखिएगा कि ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। पहले मिनट में जो कंसंट्रेशन है वही 90 मिनट में होनी चाहिए, वही 138 मिनट में होनी चाहिए, वही 179 मिनट्स में होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटे। बार बार 3 घंटे के पेपर दीजिए। ये जो 20 क्वेश्चंस का जो आप पेपर करते हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इसलिए है कि इसमें आपको की कंसेप्ट्स दिए हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम अब से लेकर के और अपने एग्जाम तक 20 या 30 पेपर फुल सिलेबस के कर दीजिए। नीट प्रेप की टीम आपको बहुत सारे पेपर कराएगी 3 घंटे के। 3 घंटे का पेपर करके देखिए, बार बार करके देखिए कि आपकी टाइम मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर आपका एरर ज्यादा हो जाता है। ये सारी चीजें, अब आपका टाइम ये आ गया है कि आपने जो नॉलेज इकट्ठी की है इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, और ये एप्लीकेशन उस दिन होना है जिस दिन ये नीट का एग्जाम चल रहा है। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने पहली बार जब जीमैट का एग्जाम दिया था, हाँ जी, लंबा एग्जाम होता था, प्रो मैट्रिक के सेंटर में जाके ऊपर एसी चलता था, और पहली बार दिया 640 आए, और मुझे ये समझ आया कि ठंड में है ना दिमाग चलना बंद हो गया। नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करके गया, सिर्फ पेपर दिए और तेज एसी चला के बैठ जाता था। और मुझे लगता है कि ये जो नीट आईआईटी या कोई भी जो थोड़ा लंबा एग्जाम है ना, कॉन्सेप्ट के अलावा स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। योर माइंड शुड नॉट गेट टायर्ड। यस। मैंने जो कह रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर मैंने आपको बताया ना, ऐसा हो नहीं सकता कि 3 घंटे के पेपर में बीच में ऐसे मोमेंट्स ना आए जहां पर आपको फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाए, जहां पे आपको लगे अरे यार ये तो पढ़ा हुआ था, आज याद क्यों नहीं आ रहा। इस तरह के मोमेंट्स आएंगे पेपर के अंदर। अब सक्सेसफुल स्टूडेंट वो है जो इनको कन्फ्रंट करना जानता है। तो बेसिकली मेरी बात ये समझिए कि कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता तो झूठ बोलता है, लेकिन जो सक्सेसफुल आदमी है उसे ये पता है कि डर का सामना कैसे करना है। वो प्रिपेयर्ड होता है, उसे पता है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसके लिए मेरे पास क्या क्या प्लान्स है। तो ऐसा जरूर होगा आपके साथ पेपर में कि कोई क्वेश्चन फंस गया, छोड़ने का मन नहीं कर रहा, उस क्वेश्चन को आपने कई बार किया हुआ है, आपका मन कर रहा है कि इसको यार ये तो मुझे करना ही करना है ये मेरा, लेकिन यहां आपसे निकल नहीं रहा और आपको कायदे में उसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। आप टाइम खराब कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा पेपर खराब कर देंगे उस क्वेश्चन के चक्कर में। कई बार मैंने देखा है इस चीज को। एक क्वेश्चन जो बहुत किया हुआ है, एग्जाम में आ गया, वहां पर आंसर याद नहीं आ रहा, पहले तो खूब टाइम खराब किया, फिर झक मार के उसको छोड़ा, फिर अगले क्वेश्चन पे गए तो पिछले क्वेश्चन की तरफ ही ध्यान सारे टाइम लगा रहा। सो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो टेम्परामेंट है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यू विल हैव टू हैव अ नर्व ऑफ स्टील। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की आपको बात बता देता हूं, जब आप एमबीबीएस कर लेंगे, आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी और इमरजेंसी की पोस्टिंग होगी, तो आपकी ऑल्टरनेट डेज पे 24 आवर्स की पोस्टिंग हो सकती है।
तो मंडे वेडनेसडे आपकी पोस्टिंग है, और मान लीजिए ट्यूसडे को आपका रिलीवर नहीं आया तो आप इमरजेंसी छोड़ के नहीं जा सकते। हो सकता है आप 48-72 घंटे तक किसमें हो, इमरजेंसी में हो, और आप जानते हैं इमरजेंसी में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। आपको इरिटेशन भी होगी, आपको चिड़न भी हो रही होगी, आपको क्या कहते हैं नींद ना आने की वजह से आपका एक इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि आपके बड़े क्रूशियल डिसीजंस आपने लेने हैं जो कि मरीज की जान बचा सकते हैं या ले सकते हैं। सो ये टेम्परामेंट हमें चाहिए। यही चीज है एंट्रेंस। एंट्रेंस कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, एंट्रेंस जितना आपने कर लिया उसकी एप्लीकेशन है। और मैं कपिल सर का एक वीडियो देख रहा था, इस टाइम आपकी प्रायोरिटी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने 1000 घंटे का आपको हिसाब दिया था, अब तो 1000 भी नहीं रहे होंगे मेरे ख्याल से। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि आपकी प्रायोरिटी अभी पहली ये होनी चाहिए कि जो चैप्टर्स आपने अब तक नहीं देखे हैं उनको आप खत्म करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है। जब तक आपको ये रहेगा कि मेरे अपने पढ़े हुए इतने चैप्टर रह गए, इतने चैप्टर रह गए, तो दिमाग में एक मॉन्स्टर क्रिएट रहेगा। इसलिए सबसे पहले इन चैप्टर्स को खत्म कीजिए जो बचे हुए हैं, अपने आप से सिलेबस खत्म कीजिए। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, वहां का सिलेबस जब भी खत्म होगा तब होगा, लेकिन कम से कम अपने लेवल पर एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस एक बार खत्म कीजिए, ताकि अगर कहीं आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना पड़ रहा है तो आपके अंदर एक भी हिच ना हो। ये मैं चाह रहा हूं आपसे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब हम अपने इस पर आते हैं। इन बच्चों का बहुत बहुत बढ़िया इन्होंने किया, इन सब के लिए मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूं। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं जो सबसे ज्यादा गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम ध्यान से देखें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो हमें क्या पता करना है बेटे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्केलेटल मसल फाइबर। अब मैं जानता हूं कि मसल फाइबर इज अ मसल सेल, मसल सेल को हम मसल फाइबर कहते हैं। पहली चीज तो मैं यहां पर फिर भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूंगा, याद रखिएगा कि मसल फाइबर का मतलब है मसल सेल, और हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल के सेल की, तो हमने कहा स्केलेटल मसल फाइबर। अब इधर देखिए, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है दैट दे कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट चाइल्डहुड एज द स्केलेटल मसल्स ग्रो। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, इसीलिए मैंने ये नाम मिटाए हैं। नॉर्मली मैं मिटाता नहीं, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, बात को समझिएगा। इधर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं मायोब्लास्ट। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें आपने क्या कहा, मायोब्लास्ट। और ये मायोब्लास्ट यूनिन्यूक्लिएट है। ये मायोब्लास्ट क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है। ये आपस में फ्यूज करके स्केलेटल मसल फाइबर बनाते हैं, जिसे आप ट्रू सिंसाइशियम कहेंगे। सिन का मतलब है जुड़ना, साइटोस का मतलब है सेल, तो इससे शब्द आया है सिंसाइशियम। सो स्केलेटल मसल फाइबर इज अ सिंसाइशियम, इज अ ट्रू सिंसाइशियम। लेकिन एक बार स्केलेटल मसल फाइबर बन गया, देन इट रेयरली डिवाइड्स, इट रेयरली डिवाइड्स। सो ये न्यूरॉन के बाद में ये दूसरा सेल है जो कि हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर अपनी लाइफ स्पैन G1 फेज में होती है इसकी सेल साइकिल में। तो सेल साइकिल में आपने पता है ना, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज को क्या कहते हैं, G1 फेज कहते हैं। और बेसिकली ये उसमें से भी अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये ज्यादातर टाइम G0 फेज में होंगे। सो याद रखिएगा, स्केलेटल मसल फाइबर रेयरली डिवाइड्स, रेयरली। कोई भी टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल आसानी से डिवाइड नहीं करेगा। जिस सेल को बनाने में आपने इतनी मेहनत करी है, जिसको इतना डिफरेंशिएट किया है, आप जानते हैं कि इस डिवीजन से पहले फिर उसको अनडिफरेंशिएट होना पड़ेगा, और फिर डिवीजन के बाद में दोबारा क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएट होना पड़ेगा। तो यह बहुत मुश्किल है ऐसे सेल्स के लिए जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है, और उसमें स्केलेटल मसल फाइबर है। यह सेल डिवाइड नहीं करता है। बाकी चॉइसेस देख लेते हैं कि वो करेक्ट कैसे हैं। They are formed by fusion of myoblasts during fetal development। ये देख लीजिए आप, ये मायोब्लास्ट है, इनके फ्यूजन से ये सेल बना है। ये मैंने चॉइस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। They are a true syncytium। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि they are true syncytium। They are non-striated। They are actually striated। ये भी बात ठीक है कि ये वाली भी स्टेटमेंट जो है गलत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुछ लोग। आंसर इसका 4 भी हो सकता है सर।
हाय हाय, इसका आंसर 4 भी हो सकता है। तो इसका मतलब बच्चे गलत नहीं कह रहे हो। हाँ, इसका मतलब ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। वही मैं देख रहा हूं कि बच्चे ये क्यों कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल था। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था नहीं। ये प्रॉब्लम आई होगी कि आपने 1 और 4 में प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। ये हमारी मिस्टेक है, दिस इज आवर मिस्टेक। सर इसको करेक्ट करते हैं इस मिस्टेक। 1 ही करेक्ट है हैं? तो क्या कह रहे हैं, 1 ही करेक्ट है, 1 और 4 दोनों आंसर है ना, सिर्फ 1 नहीं है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये भी तो इनकरेक्ट हो गया तुषार बेटे कि दे आर नॉन स्ट्राइएटेड, दे आर एक्चुअली स्ट्राइएटेड। मसल फाइबर क्या होता है? स्ट्राइएटेड होता है स्केलेटल मसल का। सो स्केलेटल मसल कैसी होती है? स्ट्राइएटेड होती है। सो दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज द मिस्टेक फ्रॉम द neatprep.com एंड वी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल सी टू इट दैट इट डजंट हैपन। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि हमें कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इसमें समझ में आ गए। इस गलती से भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है सर, व्हाई मसल इज कॉल्ड मायोजेनिक? नहीं, मसल इज नॉट कॉल्ड एज मायोजेनिक, द इंपल्स इज कॉल्ड एज मायोजेनिक। सो ह्यूमन हार्ट को आप मायोजेनिक कह रहे हैं, इसका मतलब ह्यूमन हार्ट की जो इंपल्स है वो मसल जनरेट कर रही है। देखिए, 2 टिश्यू सेल्फ एक्साइटेबल है, एक तो नर्व इंपल्स जनरेट कर सकती है, एक मसल इंपल्स जनरेट कर सकती है। सो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर नर्व इंपल्स जनरेट कर रही है तो हम उसे कहेंगे न्यूरोजेनिक स्ट्रक्चर, और अगर मसल कर रही है तो हम उसे कहेंगे मायोजेनिक। दोनों के दोनों टिश्यूज सेल्फ एक्साइटेबल है, और अगर इंपल्स मसल जनरेट कर रही है तो इसको हम कहते हैं मायोजेनिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सो 14 में यह समझिए कि एक्सपोजर टू सैरिन अ नर्व गैस विल कॉज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले बड़े ध्यान से समझिए। तो अगर सैरिन है जो कि एक नर्व गैस है, या मान लीजिए पैराथायोन है जो कि एक पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, इनका काम क्या है? दे कॉज स्पास्टिक पैरालिसिस। सो कंसेप्ट को यह समझिए कि ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या कॉज करते हैं? स्पास्टिक पैरालिसिस करते हैं। अब आप देखिए कितना पैराडॉक्स आ गया इस टर्म में। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं पैरालिसिस और दूसरी तरफ कह रहा हूं स्पास्टिक। सो मसल्स क्या हो रही हैं? पैरालाइज हो रही हैं, लेकिन उनके अंदर की टोन बढ़ी हुई है। ऐसा लगेगा कि मसल्स जो है वो स्टिफ हैं, ऐसा मसल लगेगा जैसे मसल्स पुल्ड हैं। तो ये शब्द मैं नॉर्मल लिटरेचर से ले सकता हूं, स्टिफ या पुल्ड। इसको हम कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। अब होता क्या है कि ये टर्मिनल नर्व एंडिंग है, ये सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा के ऊपर रिसेप्टर है, यहां से रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन मोटर एंड प्लेट पर अपने रिसेप्टर से बाइंड किया और उसने सार्कोलेमा को डीपोलराइज किया। दिस वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स व्हिच विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ये होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा ताकि इसका जो एक्शन है वो रुक सके। सो केवल एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस करके रिलीज करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकना भी पड़ेगा, और इसके लिए कोई एंजाइम चाहिए। इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेस। इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेस। 2 एंजाइम्स याद रखिएगा एसिटाइल कोलिन में, एक है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेस जो कि एसिटाइल कोलिन के फॉर्मेशन में मदद करता है, और दूसरा है एसिटाइल कोलिन एस्टरेस जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। तो अगर कोई केमिकल इस एसिटाइल कोलिन एस्टरेस को क्या करता है? इनहिबिट करता है, तो होगा क्या कि एसिटाइल कोलिन का एक्शन प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा और मसल स्पास्टिक पैरालिसिस में जाएगी। सो इसीलिए हमने ये कहा कि एक्सपोजर टू सारिन अ नर्व गैस विल कॉज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इट विल नॉट कॉज it will not be responsible for the release of the acetylcholine. It will, देखिए बात समझ रहे हैं आप? तो ये रिलीज से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हमने क्या दिया है बच्चे? 1 दिया है, क्योंकि सैरिन और जो मैंने एक और शब्द बताया पैराथियोन, इसका कोई भी लेना देना एसिटाइल कोलिन से रिलीज से रिलेटेड नहीं है। एसिटाइल कोलिन के एक्शन के बाद में उसको खत्म करने से इनका लेना देना है। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। एक और ड्रग आपको होमवर्क के लिए बताता हूं, आपने एक और मुझे ड्रग के बारे में बताना है अबाउट कुरैर, CURARE, कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहां पर है और ये क्या करती है। तो इधर सैरिन हो गया, पैराथियोन हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स हैं, और इधर हमने एक और ड्रग कह दिया, इसको हमने क्या कहा? कुरैर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर।
सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन 15। तो बच्चे कह रहे हैं ये टर्म्स बोर्ड पे लिख दीजिए, कौन सी? शायद इनसे कुरैर कुरैर वुड बी बेटे CURARE, इसको जरूर करिएगा बेटे। और मुझे आप एक बारी SMS कीजिए हमारे को नीट प्रेप को कि आपको इसके बारे में क्या पता है। ये मैं आपको स्कूल की याद दिला देता हूं, एक HW दे रहा हूं आपको। HW का मतलब हो गया होमवर्क। तो अब हम तेजी से क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आज मेरा मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ट्राइबल पीपल फॉर हंटिंग, हाँ, यूज बाय ट्राइबल पीपल फॉर हंटिंग, ठीक है। और बेसिकली इससे क्या होता है ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन बेटे एक बार आ भी चुका है एम्स एग्जाम में, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि नहीं है। अ गुड स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। सो मुझे पूरी उम्मीद है आप ये होमवर्क करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन एडल्ट इरिथ्रोपोएसिस विल बी मैक्सिमम इन, सर इसी क्वेश्चन में अटके रह जाएंगे हम। अच्छा in an adult erythropoiesis will be maximum in, देखो बेटे इस क्वेश्चन को समझो बड़े ध्यान से। इरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं बताइए मुझे? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के बारे में मैं पूरा का पूरा एक बार आपके सामने सिस्टम बोल देता हूं। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स में आरबीसी बनना शुरू होता है योक सैक में। सो कुछ हफ्ते के लिए, 1 2 3 हफ्ते के लिए योक सैक क्या बनाता है? आरबीसी बनाता है। और उसके बाद में फीटल लाइफ में ये फंक्शन लिवर और स्प्लीन के पास आ जाता है, और फीटल लाइफ में ही ये फंक्शन बोन मैरो के पास आ जाता है। और फिर बोन मैरो एक्सक्लूसिवली क्या बनाता है? पूरी डेथ तक क्या बनाता है? आरबीसी बनाता है। लेकिन बर्थ के टाइम के बाद में जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी कैपेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। और एडल्ट्स में बेसिकली एक तो ह्यूमरस और एक टिबिया, ये 2 लॉन्ग बोन्स हैं जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्या बनाती हैं? आरबीसीज बनाती हैं। लेकिन एडल्ट्स में जो मैक्सिमम इरिथ्रोपोइसिस होता है वो मेम्ब्रेनस बोन से होता है। और ये 3 बोन्स हैं, नंबर 1 इज स्टर्नम, नंबर 2 इज रिब एंड नंबर 3 इज द हिप बोन। सो ये 3 बोन्स हैं। फिर ध्यान रखिए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इन एडल्ट्स इज बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेनस बोन्स। मैंने नाम बताया आपको, स्टर्नम, रिब्स एंड हिप बोन। ये मैक्सिमम क्या करती हैं? आरबीसी प्रोडक्शन करती हैं। इसीलिए इसका आंसर हमने स्टर्नम दिया है, टिबिया और ह्यूमरस के होने के बावजूद भी। सो मैंने आपसे कहा कि यस दिस इज ट्रू कि ह्यूमरस और टिबिया एडल्ट में क्या बनाते हैं? आरबीसी। लेकिन क्वेश्चन में हमने ये पूछा है कि मैक्सिमम इरिथ्रोपोइसिस कहां होता है। सो मैक्सिमम इरिथ्रोपोइसिस इज इन द रेड बोन मैरो ऑफ द स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन को और आप क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन, या किस में बेटे? रिब्स में, या कॉक्सल बोन में, जिसे आप क्या कहते हैं? हिप बोन में। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। So I hope this question is absolutely clear. So now let us come to the next question which is 17. So question number 17. आज जितने ज्यादा कंसेप्ट हो सके उतने ज्यादा। बच्चों को डाउट आ रहा है कि तो कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं मेम्ब्रेनस बोन्स क्या होता है। बेटा ये पढ़िए मेम्ब्रेनस बोन्स क्या होती है। तभी तो मैंने आपको यहां पर बहुत सारी चीजें बेटे मैं आपके सामने बोलता जा रहा हूं। ये आपके लिए इस सेशन के बाद में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप पढ़िए इसको। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होने वाली बोन्स कौन सी होती हैं, किस किस तरह की बोन्स होती हैं। दीज आर ऑल द एडिशनल बेटे कंसेप्ट दैट यू मस्ट बी रेडी विद। सो क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूं। और भी कोई है सर? एक डाउट है सर, फॉल्स सिंक्टिटम के बारे में। फॉल्स सिंसाइशियम नहीं बेटे, उसे हम फंक्शनल सिंसाइशियम कहते हैं। तो कार्डियक मसल एक फंक्शनल सिंसाइशियम है, फॉल्स नहीं। ट्रू सिंसाइशियम तो हमने बताया स्केलेटल मसल है। एक चीज और होती है उसे कहते हैं फंक्शनल सिंसाइशियम। सो जो कार्डियक मसल है वो बहुत ज्यादा ब्रांच है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो अगर आप कार्डियक मसल का डायग्राम बनाएंगे तो कार्डियक मसल सेल में बहुत ज्यादा क्या होती है? ब्रांचिंग, और एक दूसरे से सेल क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड। और यहां पर होते हैं गैप जंक्शंस। इन गैप जंक्शन, इस जगह को आप कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो आप फ्यूज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसको आपने कहा इंटरकैलेटेड डिस्क। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? गैप जंक्शन। तो आपने एक सेल को स्टिमुलेट किया तो दूसरा सेल साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट हो जाता है। तो हालांकि ये अलग अलग सेल हैं, लेकिन क्योंकि एक साथ स्टिमुलेट हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल हो जो कि एनाटॉमिकली नहीं है लेकिन फंक्शनली है। इस चीज को हम कहते हैं फंक्शनल सिंसाइशियम। सो देयर इज नो फॉल्स सिंसाइशियम, देयर इज अ फंक्शनल सिंसाइशियम। एक और टर्म आपको होमवर्क के लिए देता हूं। मुझे यह बताइए कि व्हाट इज अ सीनोसाइट?
व्हाट इज अ सीनोसाइट। ये एक और होमवर्क के लिए आपने प्लांट के कंटेक्स्ट में बहुत पढ़ा होगा इस शब्द को कि सीनोसाइट क्या होता है। और मुझे ये बताइएगा कि व्हाट विल बी अ डिफरेंस बिटवीन सीनोसाइट एंड सिंसाइशियम। आर दे सेम, आर द सेम मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। ये मैं आपको एक और कंसेप्ट दे रहा हूं जो आपको पॉन्डर करने के लिए है। So now let us come to question number 17. आगे चलें सर। Question number 17. For the muscular movements to be coordinated, it is important that, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटे, इधर देखिए, मसल को जब इनरवेट करता है वो मोटर न्यूरॉन है, और मोटर न्यूरॉन को हम कहते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन, और ये स्पाइनल कॉर्ड की वेंट्रल रूट से निकलता है। सो हमने ये कहा कि ये क्या हुआ, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन। एंटीरियर मोटर न्यूरॉन, इसको हमने इस तरह से बनाया, ये एक्सॉन है और ये इसके टर्मिनल नर्व एंडिंग्स है। सो बेसिकली एक मसल में एक मोटर न्यूरॉन एक से ज्यादा मसल फाइबर को इनरवेट कर रहा होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इस साल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ध्यान से समझिए। हमने ये कहा कि एक मोटर न्यूरॉन एक मसल में एक से ज्यादा मसल फाइबर को क्या करता है, इनरवेट करता है, और एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन प्लस all the muscle fibers innervated by it constitute what is called as a motor unit। क्या कहते हैं इसको बेटे, मोटर यूनिट कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी भी टाइम ये किसी भी एंट्रेंस में आ सकता है। याद रखिएगा, एक मोटर न्यूरॉन और उससे इनरवेट होने वाले सारे के सारे मसल फाइबर्स एक पर्टिकुलर मसल के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोटर यूनिट को। तो मसल के अंदर बहुत सारी मोटर यूनिट्स होती हैं। सो मसल इज डिवाइडेड इनटू मोटर यूनिट्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब एक मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो उसके स्टिमुलस से मोटर यूनिट के सारे मसल फाइबर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और आप जानते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल और नन फिनोमिना है। सो अगर आपने डेक्स्ट्रिटी ऑफ द मूवमेंट के हिसाब से मसल एक्टिविटी को प्लान करना है तो आपने मसल को मोटर यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इसी से फाइननेस ऑफ द मूवमेंट आएगी, इसी से स्ट्रेंथ ऑफ द मूवमेंट आएगी। दोनों तरह के कोऑर्डिनेशन के लिए यह जरूरी है कि मसल जो है उसके अंदर सब डिविजन्स होने चाहिए। और हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि ये जो मोटर यूनिट्स हैं, ये डिवीजन बहुत जरूरी है ताकि मसल्स क्या हो सके, कोऑर्डिनेट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी मसल को बहुत फाइन मूवमेंट करना है, मान लीजिए आपकी आंख की मसल्स है, मान लीजिए आपकी हाथ की मसल्स है, तो फाइन मूवमेंट में फोर्स ज्यादा नहीं चाहिए। आपको इनमें क्या दिखाई देगा कि इनकी मोटर यूनिट छोटी होती है। मतलब कहने का यह है कि मोटर न्यूरॉन के साथ में जो इनरवेट हो रहे होंगे मोटर फाइबर्स, उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। दे विल हैव अ स्मॉलर मोटर यूनिट। और जहां पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा चाहिए, ज्यादा फाइननेस नहीं चाहिए, एक तरह का क्रूड मूवमेंट चाहिए, वहां पर आपको मोटर यूनिट्स के साइज कैसे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। सो दिस विल बी अ न्यू कांसेप्ट टू मेनी ऑफ यू। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी ये है कि मसल्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू मोटर यूनिट्स। सो बेसिकली देयरफॉर द आंसर इज द मसल इज डिवाइडेड इनटू मोटर यूनिट्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये बात फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए और एनसीईआरटी में देखिए कि मोटर यूनिट के बारे में क्या लिखा है, किस तरह से सेरिब्रम के अंदर जब मस्कुलर एक्टिविटी प्लान होती है तो किस तरह से इट लीड्स, दिस इंपल्स लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, व्हाट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ऐसा कैसे होता है कि आप जब वॉलंटरी मूवमेंट को प्लान करते हैं ब्रेन के अंदर और फिर उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन तक बीच में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स की क्रोनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में पूरे एक पेज के ऊपर यही लिखा हुआ है, और एक एक लाइन को बड़े ढंग से देखिए। ये देखिए कि एटीपी हाइड्रोलिसिस कब होता है, मायोसिन के हेड को बाइंड करने से पहले होता है या बाद में होता है। एक एक लाइन को उसको देखिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेज इन 2019 नीट। यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है।
मोटर यूनिट के ऊपर। सो प्लीज प्लीज टेक केयर, दिस इज अब देखिए जैसे जैसे हम एग्जाम के पास में आ रहे हैं तो मैं आपको और कुछ आपकी तरफ से जो एफर्ट आना चाहिए उसके लिए मैं तैयार करता जा रहा हूं कि इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, और बता रहा हूं आपको कि किताब के अंदर वो क्या चीज है इंपॉर्टेंट जो कहां पर पड़ी हुई है, आपको एक बार और देख लेनी चाहिए, जहां से हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली। टोन और मसल ट्विच में बच्चे डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ जी, मसल टोन देखो बेटे, मसल ट्विच इज नथिंग। मसल ट्विच का मतलब होता है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, दिस इज मसल ट्विच। सो दिस इज वन ट्विच। सो एक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, इसे क्या कहते हैं? मसल ट्विच कहते हैं। अब रेस्टिंग स्टेट में भी, जैसे मान लीजिए कोई मसल बिल्कुल रेस्ट कर रही है, उस टाइम पर भी उसकी कुछ मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। ये जो बेसल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इसे मसल की टोन कहते हैं। सो ये टोन जो हो गया, ये बेसल स्टेट के अंदर जो मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन है इसे हम टोनिसिटी कहते हैं। ट्विच बिल्कुल डिफरेंट है। ट्विच का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मसल ट्विच। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलें सर आगे, और तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। याद रखिएगा बेटे कि स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन नहीं होता। सो ट्रोपोनिन नहीं होता, मैंने पेपर साइड में रखा। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि स्मूथ मसल के अंदर जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है वो ट्रोपोनिन नहीं होता, वो बेसिकली कैलमोड्यूलिन है, कैलमोड्यूलिन। So please understand a very very important difference between skeletal muscle and the smooth muscle. So this is the absence of troponin. So it is not troponin that is involved in smooth muscle. Smooth muscle में एक्टिन भी होता है, मायोसिन भी होता है, लेकिन वो उस तरह से अरेंज नहीं होता जैसा कि अरेंज वो कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में होता है, जो कि उसको स्ट्राइएटेड बनाते हैं। स्मूथ मसल यहां पर अलग है, लेकिन एक्टिन मायोसिन होता है, लेकिन स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन नहीं होता। ये काम कौन करता है? कैलमोड्यूलिन। और ये कैलमोड्यूलिन फिर जब कैल्शियम को बाइंड करता है तो फिर ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसे मायोसिन हेड काइनेस कहते हैं। सो उसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो यहां पर मकसद ये है आपको ये डिफरेंस बताने के लिए कि आपको ये पता है कि नहीं पता है कि स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन की जगह कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कौन है? कैलमोड्यूलिन है। इसीलिए आंसर है कैल्शियम आयंस बाइंड टू कैलमोड्यूलिन व्हिच एक्टिवेट्स एन एंजाइम एंड दैट लीड्स टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई और डाउट है सर? बच्चा कैलमोड्यूलिन के बारे में जानना चाहता है। कैलमोड्यूलिन मैंने बताया कि बेटे कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है और एक्टिवेट करता है एंजाइम को। एंजाइम है काइनेस, और जो भी एंजाइम काइनेस है बेटे आप देख लीजिए, चाहे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस हो चाहे पायरुवेट काइनेस हो, तो वहां पर फॉस्फेट ग्रुप का फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा होगा। सो काइनेस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, जो फैमिली है एंजाइम्स की, वो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने या तोड़ने में इस्तेमाल होते हैं। सो ये भी एक काइनेस को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से मायोसिन हेड एक्टिवेट होकर के बाइंड करता है एक्टिन को, क्योंकि वहां पर इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है कि जिस तरह से स्ट्राइएटेड मसल में एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट होता है। सो दैट इज व्हाई देयर इज अनदर प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज कैलमोड्यूलिन, बट इट लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम। सो क्वेश्चन नंबर 7, चले आगे सर। 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। Immediately after the motor neuron passes an impulse to the muscle fiber. So अभी हम देख रहे थे कि ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन की टर्मिनल एंडिंग है और ये मसल फाइबर है। और हमने ये कहा एग्जाम में, वो एग्जामिनर क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जैसे ही ये इंपल्स इसको ट्रांसमिट करता है तो क्या होता है। सो बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही यहां से कुछ एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और वो एसिटाइल कोलिन जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, और इस बाइंडिंग की वजह से ये मोटर एंड प्लेट है, यहां पर एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगी और सार्कोलेमा के सोडियम चैनल्स खुलेंगे और सार्कोलेमा रैपिडली क्या होगी? डीपोलराइज होगी इन ऑल डायरेक्शंस। आप जानते हैं डीपोलराइजेशन पॉजिटिव फीडबैक से होता है, ऑल और नन फिनोमिना होता है। तो जैसे ही इंपल्स कहां
कहां पहुंची, सार्कोलेमा पर पहुंची। तो इमीडिएटली क्या होगा कि ये इंपल्स हमने क्या देखा कि ये यहां पर सोडियम चैनल खुलेंगे, इसकी वजह से और सोडियम चैनल खुलेंगे और सोडियम चैनल खुलेंगे और सारे सोडियम चैनल खुल जाएंगे और पूरी की पूरी मसल मेम्ब्रेन जिसे आप कह रहे हैं सार्कोलेमा, वो क्या हो जाएगी, डीपोलराइज, और इंपल्स पूरे के पूरे सार्कोलेमा के ऊपर फैल जाएगी। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द इंपल्स रीचेस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड इज ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द सार्कोलेमा। सो द आंसर is pretty straightforward. Identify immediately after the motor neuron passes an impulse to a muscle fiber, the answer is the impulse travels over the sarcolemma in all directions. In all directions. आप इसको यहां से स्टिमुलेट कर रहे हैं तो ये पूरे डायरेक्शन में, मैंने फिर आपको बार बार बता रहा हूं कि ये पूरे डायरेक्शन में क्या होगी, इंपल्स फैल जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन। दिस डीपोलराइजेशन follows what is called as a very rare positive feedback, follows an all or none phenomena. All or none phenomena का मतलब यह है कि पूरी की पूरी मेम्ब्रेन क्या होगी, डीपोलराइज होगी और ये डीपोलराइजेशन या इंपल्स पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। So this is the answer. So the answer is the impulse travels all over the sarcolemma in all directions. पूछ रहे हैं सर कुछ? नहीं सर। So the next question would be क्वेश्चन नंबर 18। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर जाते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट आर द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस तरह का जॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सो नीट में भी आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है। हम ये पूछ रहे हैं कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस तरह का जॉइंट है। सो द आंसर इज सिम्फाइसिस। Symphysis is a cartilaginous joint. बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं बेटे, इट इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट में भी कैसा है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है और ज्यादातर केसेस में आपको इसमें फाइब्रो कार्टिलेज दिखाई देगी। कौन सी कार्टिलेज दिखाई देगी, फाइब्रो कार्टिलेज। बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये जॉइंट के टाइप्स हैं। इस जॉइंट को आप कहते हैं सिम्फाइसिस और ये जो सिम्फाइसिस है आपको मिड लाइन में मिलता है। सो ये बात याद रखिएगा कि सिम्फाइसिस जो जॉइंट्स हैं कार्टिलेजिनस है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस है। फाइब्रस कार्टिलेज नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी, ये आपको कहां मिलेगा, मिड लाइन में मिलेगा। तो मेनुब्रियम और स्टर्नम की बॉडी के बीच में मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट, ये भी सिम्फाइसिस है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच में, ये भी क्या है, सिम्फाइसिस है। और तीसरा आप जानते हैं कि ये जो दो प्यूबिक बोन्स आपस में जुड़ती हैं, यहां पर भी जो जॉइंट होता है इसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। शायद सबसे ज्यादा फेमस जॉइंट ये है। लेकिन याद रखिएगा कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी क्या है, सिम्फाइसिस है। मेनुब्रियो स्टर्नल शायद आपसे ना पूछें, लेकिन तीसरी बात भी ये मैंने आपको बताया कि ये आपकी बॉडी के किस पर है, मिड लाइन पर है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, कार्टिलेजिनस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, fibro cartilage in the midline of the body and is called as symphysis. Examples would be between menubrium and the body of the sternum, intervertebral disc and the pubic symphysis. So I hope this thing is absolutely clear. सर क्वेश्चन आया है, only due T tubule simultaneous contraction occurs. If we had asked that person have no simultaneous contraction, then we should write that T tubule is an affected part in them. नहीं बेटे, टी टिब्यूल की बात ही नहीं हो रही, अभी तो मैं जॉइंट्स की बात कर रहा हूं। ये तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। टी टिब्यूल मैं आपको बताता हूं टी टिब्यूल किसे कहते हैं। सर ये क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, मैं कुछ और कह रहा हूं, वो बच्चे कुछ और पूछ रहे हैं। देखिए बेटे, टी टिब्यूल किसे कहते हैं, तो टी टिब्यूल हम कहते हैं बच्चे ट्रांसवर्स टिब्यूल को, ट्रांसवर्स टिब्यूल को। तो जो मैं क्वेश्चन बेटे एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा उसी को आप एक बारी फॉलो कीजिए ताकि उसी से रिलेटेड रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बीच में जो है ना बेटे, कुछ बच्चे जो है ना उनकी लय टूटती है, लेकिन फिर भी समझिए ट्रांसवर्स टिब्यूल क्या है कि ये आपका एक मसल फाइबर है और ये सार्कोलेमा है। तो आप क्या देखेंगे कि सार्कोलेमा कुछ जगह पर इंडेंट करती है डीप इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि सार्कोलेमा सीधा ना जाकर के कहां जा रही है बेटे, सार्कोप्लाज्म में इस तरह से इंडेंट कर रही है। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर।
ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि हम क्या देखेंगे कि सार्कोलेमा सीधा ना जाकर के इंडेंट कर रही है, और जहां पर ये इंडेंट कर रही है इसमें दोनों तरफ आपको पैरेलल रोज में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। यहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स टिब्यूल, जिसे आप क्या कह रहे हैं? टी टिब्यूल कह रहे हैं। टी का मतलब आपको समझ में आ गया, टी का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स। सो बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि हम सार्कोलेमा को काफी पास ले आए, किसके? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अभी इसी क्वेश्चन में हमने यह किया था कि जिस टाइम ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही होगी तो सोडियम अंदर जा रहा होगा, तो यहां से भी सोडियम एंटर कर रहा होगा, और यह सोडियम किस पर पहुंच सकता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्टोर होता है? कैल्शियम। और इस डीपोलराइजेशन की वजह से यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके बहुत पास आ गया है, ये एक्टिवेट होकर के ये सार्कोप्लाज्म में क्या रिलीज करेगा? कैल्शियम। अगर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रैंडमली स्कैटर्ड होगा तो फिर शायद ये स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा और ये क्या नहीं रिलीज करेगा? कैल्शियम। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एडवांटेजियस एनाटॉमी ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर, द ट्रांसवर्स टिब्यूल। सो फिर मैं बता रहा हूं, ट्रांसवर्स टिब्यूल का मतलब यह है कि कुछ जगह पर सार्कोलेमा इंडेंट करती है डीप इनटू द सार्कोप्लाज्म। जहां इंडेंट करती है वहां दोनों तरफ पैरेलल रोज में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मकसद यह है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी पास आ जाए। इससे होगा यह कि यहां पर जब यह मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है तो अंदर जो इन्फ्लक्स हो रहा है सोडियम का, इट विल लीड टू द एक्साइटेशन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल में स्टोर करता है कैल्शियम, और वो कैल्शियम को क्या करेगा? रिलीज करेगा। और ये कैल्शियम जाकर के ट्रोपोनिन सी से बाइंड करके एक्टिव साइट्स को अनमास्क करेगा ताकि मायोसिन का हेड क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर सके। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसवर्स टिब्यूल। सो आई होप आपका क्वेश्चन ठीक समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रांसवर्स टिब्यूल का एक्चुअल मतलब क्या है और इसका एडवांटेज क्या है। सो कौन सा क्वेश्चन किया था सर अभी? 18। सो अब हम करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी, लेते रहिए सर, लीजिए आज जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं लीजिए, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो है ना, देखो बेटे फैक्चुअल क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा याद कीजिए, अपनी एनसीईआरटी उठाइए, रटिए उसको, कौन कौन से जॉइंट्स है। मुझे बताइए सैडल जॉइंट कहाँ मिलता है? जरा अब देखें सर क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे। वेयर इज द सैडल जॉइंट फाउंड? ह्यूमन बॉडी में सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? जल्दी बताइए बेटे। ह्यूमन बॉडी में सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? जल्दी बताइए। हरिशंकर सोमानी बोल रहे हैं थंब, बेस ऑफ द थंब। बेटे थंब की जगह आपको क्या बोलना चाहिए? थंब में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, आपको क्या बोलना चाहिए? बेस ऑफ द थंब, बेस ऑफ द थंब। ये क्या है बच्चे? सैडल जॉइंट है। सो बेसिकली यहां पर बेटे क्या है? सैडल जॉइंट है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये क्या है? सैडल जॉइंट है। मुझे बताइए ग्लाइडिंग जॉइंट कहां मिलता है? जल्दी बताइए। ये डायरेक्ट 4 नंबर के मुफ्त के नंबर है बेटे, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ये जॉइंट कहां मिलता है। जल्दी बताइए ग्लाइडिंग जॉइंट कहां मिलता है? Where are the gliding joints found? कार्पल एंड बेस ऑफ थंब आंसर कर देंगे। हाँ कार्पल बिल्कुल ठीक है। कार्पल बोन्स के बीच में आपको क्या? कार्पल एंड बेस ऑफ थंब, वो उसका पहले का आंसर दे रहा है। अब मुझे बताइए ग्लाइडिंग जॉइंट कहां मिलता है? आया आंसर? देर लगाते हैं बच्चे। नी, एल्बो, रिस्ट बोन। ग्लाइडिंग जॉइंट रिस्ट बोन्स में, यस। ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पर मिलता है बेटे? बिटवीन कार्पल बोन्स, किसके बीच में? रिस्ट बोन्स के बीच में आपको क्या मिलता है? ग्लाइडिंग जॉइंट मिलता है। एक और बता दीजिए कंडाइलॉइड कहां मिलता है? वेयर विल यू फाइंड द कंडाइलॉइड जॉइंट? अराउंड 10 सेकंड का लैग है डिले आंसर। डिले आता है ना आंसर, कोई बात नहीं। तो बताइए बेटे कंडाइलॉइड कहां मिलता है? शाबाश, जरा देखें कितनी तैयारी है आपकी, एग्जाम पास आ रहा है। फेलेंजेस, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट किस तरह का जॉइंट है? ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट किस तरह का जॉइंट है? जल्दी जल्दी बताइए। ऑक्सीपिटल बच्चा बोल रहा है, रेडियस कार्पल, एटलस, स्कल, एल्ना। हाँ, स्कल और एटलस के बीच में भी बेटे कंडाइलॉइड जॉइंट है, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कौन सा जॉइंट है? हिंज है। ये कौन सा है? हिंज है। शाबाश शाबाश शाबाश,
देखो बेटे, किसी भी फैक्चुअल चीज को जो एनसीईआरटी में दी हुई है इस तरह से याद कर लो कि यहां से जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली 6 से 8-10 मिनट में वो 240 नंबर पक्के तौर पे तय होने चाहिए, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। द नंबर कर दिया सर को आपने, है, सर को खुश कर अरे सारे ने इतने जबरदस्त आंसर दे दिया सर, एक के बाद एक आंसर दिए जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट बेटे। आप ये समझ रहे हैं कि आपका एग्जाम में प्रेशर यही तो चीज कम करेगा, जो आसान क्वेश्चन है उसको किल करके खत्म करो। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया आपने बताया। मुझे एक और बता दीजिए कि ये जो रेडियो अल्नर जॉइंट है ये कौन सा जॉइंट है? ये वाला रेडियो अल्नर जॉइंट कौन सा जॉइंट है? यहां पर रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट है जिस पर मैं ये प्रोनेशन सुपीनेशन मूवमेंट कर रहा हूं, ये कौन सा जॉइंट है? ये बताइए। पिवट जॉइंट। कमाल कर रहे हो, शाबाश शाबाश। आज पढ़ के बैठे हो, आज पढ़ के बैठे हो बेटे। इस टेम्पो को मेंटेन करना, इस टेम्पो को मेंटेन करना, ये टॉपिक वाकई में बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया जो स्केलेटन से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन को साइनोवियल पिवट जॉइंट, बिल्कुल ठीक है। सो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बेटे। और यही चीज, यही टेम्पो बार बार इसको जो है ना, फैक्ट शीट मैंने आपसे पहले भी कहा था, बार बार बनाइए, एक बार बनाइए और बार बार उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे फैक्ट्स क्या नहीं होते बच्चे, याद नहीं होते। सो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स इन ह्यूमंस आर। सो देखिए यहां पर एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स को हम फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एक और फैक्चुअल बात बता रहा हूं, जिसे आप ट्रू रिब्स कहते हैं दे आर वर्टिब्रोस्टर्नल, जिसे आप फॉल्स रिब कहते हैं दे आर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, और ऑब्वियसली फ्लोटिंग फ्लोटिंग ही है, उसका कोई नाम नहीं है। तो फॉल्स रिब में क्या होता है कि इनकी डॉर्सल साइड में थोरैसिक वर्टिब्रा पे अपनी अटैचमेंट है, लेकिन जब ये आगे आकर के स्टर्नम पे आकर के अटैच होने की कोशिश करते हैं तो इनकी अपनी कोस्टल कार्टिलेज से नहीं करते हैं। और जो 7th रिब है उसमें 8th, 9th और 10th इस रिब की कोस्टल कार्टिलेज जाकर के अटैच होती है, एंड दे अटैच टू द स्टर्नम वाया द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द 7th रिब। So that is why they are called as vertebrochondral। कॉन्ड्रल का मतलब क्या है बेटे? कार्टिलेज। तो पीछे वर्टिब्रा पे अटैच है, आगे किस पर अटैच है? कार्टिलेज पर, इसीलिए इनको हम कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। वर्टिब्रो जो स्टर्नल है वो पीछे भी उनकी अपनी इंडिविजुअल अटैचमेंट है और आगे भी उनकी खुद की क्या है? कोस्टल कार्टिलेज है। और अब आप जानते हैं कि ये 7 पेयर्स हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स आर वर्टिब्रोस्टर्नल और 3 पेयर्स कौन है? 8th, 9th एंड 10th। 8th, 9th एंड 10th क्या है? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल है। और 11th और 12th को आप क्या कहते हैं बच्चे? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस गड़बड़ ये हो सकती है कि क्या आप ये जानते थे कि ट्रू रिब्स को वर्टिब्रोस्टर्नल भी कहा जाता है और फॉल्स रिब्स को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल भी कहा जाता है। केवल दिस वाज द डिग्री ऑफ द डिफिकल्टी इन दिस पेपर, इन दिस क्वेश्चन। अदरवाइज इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देयरफॉर द आंसर इज बेटे 3 पेयर्स। 8th, 9th एंड 10th आर फॉल्स रिब्स और ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में यह हुआ, द मेजॉरिटी ऑफ द मसल फाइबर्स इन द स्केलेटल मसल ऑफ लेग ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। सो लॉन्ग डिस्टेंस रनर, यहां पर बड़ा सिंपल क्लू है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है उसमें जो मसल फाइबर हैं वो फटीग नहीं होने चाहिए। इसका मतलब सस्टेन्ड एक्टिविटी करनी चाहिए उनको। सो इसका मतलब ये काफी देर तक क्या करते रहें? कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और आसानी से क्या ना हो? फटीग ना हो। इस तरह के मसल फाइबर्स प्रीडोमिनेंट होने चाहिए। इस तरह के मसल फाइबर्स को आप स्लो ट्विच फाइबर्स भी कहते हैं, इनको टाइप 1 फाइबर्स भी कहते हैं और रेड मसल फाइबर्स भी कहते हैं। सो तीनों नाम समझ लीजिए बड़े ध्यान से। सो इस तरह के मसल फाइबर्स को हम रेड मसल फाइबर भी कह सकते हैं, स्लो ट्विच भी कह सकते हैं और टाइप 1 भी कह सकते हैं। सो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर में ज्यादातर मसल फाइबर ऐसे होंगे जो आसानी से क्या ना हो? फटीग ना हो। और इसीलिए इसमें एडेप्टेशन क्या देखने को मिलेगी कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा,
because they will be relying on aerobic metabolism for meeting their energy demands. इनकी एनर्जी डिमांड्स के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन पर क्या करेंगे बच्चे, डिपेंड करेंगे. इसके लिए वास्कुलैरिटी ज्यादा चाहिए, इसके लिए मायोग्लोबिन ज्यादा होना चाहिए और इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होना चाहिए. ऑन दी अदर हैंड अगर सडन आउटबर्स्ट है, रैपिड एक्टिविटी है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि वहां पर एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स ज्यादा होंगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, ज्यादा होगा. सो जिस मसल फाइबर की आप बात कर रहे हैं उनमें हमने कहा कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होना चाहिए, एडेप्टेशन होना चाहिए. एंड देयरफॉर द आंसर इज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी हमने ये कहा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है और सस्टेन्ड एक्टिविटी हमने क्या कहा, एरोबिक पे करता है. और अगर आप ये देखेंगे कि सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी है तो वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा और सस्टेन्ड एक्टिविटी है तो वास्कुलैरिटी, माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन कंटेंट क्या ज्यादा होगा. और मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ही ये रेड दिखते हैं, इसे रेड मसल फाइबर कहते हैं और दूसरे को व्हाइट कहते हैं. हालांकि वो व्हाइट नहीं होता लेकिन कम रेड होता है, उसे हम व्हाइट मसल फाइबर्स कहते हैं. सो आई होप दिस थिंग इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल. कोई अभी भी इसमें भी डाउट है सर बच्चों को? दो डाउट आए हैं बच्चों के. एक डाउट ये कि ऑक्सीजन डेट के बारे में भी बच्चे पूछे, क्या वो जुड़ा हुआ है इससे, ऑक्सीजन डेट के बारे में? नहीं बेटे, जुड़ा हो चाहे ना हो, मैं आज कर रहा हूं इस काम को क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन आपने सबने करीब करीब ठीक किए हैं. आपने सबने करीब करीब ठीक किए हैं क्योंकि हमने यहां से यहां तक आ गए. हम कौन से क्वेश्चन पर आ गए सर? 6 पे आ गए. 6 पे आ गए. इसके बाद तो आप लोगों ने इतनी ज्यादा स्कोरिंग की है, आप भी नहीं चाह रहे होंगे कि मैं सबके आंसर बताऊं, आपको आता है. सो ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब समझ लो बेटे. ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब यह है कि दो मसल्स को कंसीडर करो, एक जो अभी कॉन्ट्रैक्ट के बाद में रिलैक्स हुई है और दूसरी काफी देर से रिलैक्स्ड पड़ी हुई है. पहले यह बात समझ में आ गई. दोनों मसल्स आपको कैसी दिख रही हैं कि रिलैक्स्ड है, लेकिन एक अभी कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रिलैक्स हुई है, एक काफी टाइम से क्या पड़ी हुई है, रिलैक्स्ड पड़ी हुई है. तो ये जो मसल है जो कि अभी कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रिलैक्स हुई है, ये इस मसल से जो पहले से ही क्या पड़ी हुई थी, रिलैक्स पड़ी हुई थी, ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रही होगी. इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ. सो द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट दिस मसल विल बी यूजिंग मोर देन दिस मसल इज कॉल्ड एज इट्स ऑक्सीजन डेप्थ. ये ऑक्सीजन डेप्थ एटीपी रीजनरेट करने के काम पे आता है, क्रिएटिन फॉस्फेट को रीजनरेट करने के काम पे आता है और अगर आपने मायोग्लोबिन को अनलोड किया है तो उसे अपलोड करने के काम में आता है. इस चीज को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. और दूसरा डाउट है कि जो फटीग होगा मसल में एरोबिक मेटाबॉलिज्म के वजह तो क्या पेन नहीं होगा सिर्फ, ऐसे में थकावट महसूस होगी? नहीं बेटे, पेन होगा. एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में आपका अगर आप एक तो पहले ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे. आप फुल एक्टिविटी कितनी देर कर सकते हैं? कुछ सेकंड्स. तो आप अगर बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो बड़ी जल्दी जब एनारोबिक मसल्स होंगी तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, बिल्कुल पेन होगा. तभी हमने कहा ना सडन आउटबर्स्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज होती हैं ये. तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सडन आउटबर्स्ट के लिए आपके पास कौन से फाइबर्स है? व्हाइट फाइबर्स है. सस्टेन्ड एक्टिविटीज के लिए आपके पास कौन से हैं? आपके पास रेड मसल फाइबर है. पेन तो दोनों में होगा, पेन तो दोनों में होगा, लेकिन दोनों एडेप्टेड है. एक ज्यादा देर तक काम कर सकता है, एक थोड़ी देर के लिए काम कर सकता है. आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में उतना ज्यादा एटीपी बनता नहीं है जितना एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. तो लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो ये मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया होगा. चलो फिर भी मैं इसको करके बताता हूं आपको कि सबसे पहले क्या होगा. सबसे पहले बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जैसा हमने बताया था टी टिब्यूल, एक्शन पोटेंशियल विल ट्रेवल डाउन दी टी टिब्यूल. जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये सोडियम अंदर जा रहा है तो यहां से भी सोडियम अंदर जा रहा होगा. सो ये आप देख रहे हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल कहां जा रहा है? मूव्स डाउन दी टी टिब्यूल. इसकी वजह से हमने ये कहा था कि यहां पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या रिलीज कर देगा? कैल्शियम रिलीज कर देगा.
सो पहला इवेंट तो ये हुआ कि एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल के नीचे जा रहा है। दूसरा ये हुआ कि इसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर रहा है, कैल्शियम रिलीज कर रहा है। अब ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ है दैट विल डिफ्यूज इनटू द सार्कोप्लाज्म एंड विल बाइंड टू ट्रोपोनिन सी। इट विल बाइंड टू ट्रोपोनिन सी। सो ये कैल्शियम किसको बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन सी को। ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप होगा, कैल्शियम आयंस डिफ्यूज टुवर्ड्स ट्रोपोनिन सी। और इस ट्रोपोनिन सी की वजह से हम ये देख रहे हैं कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और ट्रोपोमायोसिन किससे हट जाएगा, एक्टिव साइट से हट जाएगा और मायोसिन का हेड जाकर के बाइंड करेगा एक्टिन को और एक्टिन को पुल करेगा, जिससे मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी और सार्कोमियर की लेंथ क्या होगी, कम होगी। सो इसके बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर शॉर्टन्स। इसके बाद क्या होगा, मसल को रिलैक्स होना है। मसल को रिलैक्स होना है तो ये जो कैल्शियम ट्रोपोनिन सी पे था इसे आप हटाएंगे और वापस किस में पहुंचाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इसकी वजह से मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। सो करेक्ट क्रोनोलॉजी ये हुई कि सबसे पहले द एक्शन पोटेंशियल मूव्स डाउन द टी ट्यूब्यूल, देन द कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, then the calcium ions diffuse towards troponin, then the length of the sarcomere shortens because it leads to the muscle contraction। इसके बाद आपने रिलैक्सेशन के बारे में सोचना है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपटेक कर लेता है कैल्शियम को और उसकी वजह से मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन बच्चों का डाउट आया है कि फटीग और टेटनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। बेटे आप टेटनाइजेशन समझ लीजिए। अब देखिए, इधर देखिए, टेटनाइजेशन का मतलब ये है कि ये मसल ट्विच है। ध्यान से समझिएगा, ये टेटनाइजेशन का मतलब समझिए कि ये मसल ट्विच है। ये मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट। ये मसल क्या कर रही है, ये मसल इस स्टेज में क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। तो इसको तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। यहां पर आप जिस मर्जी स्ट्रेंथ का क्या लगा दीजिए, स्टिमुलस लगा दीजिए, मसल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। लेकिन जिस टाइम वो रिलैक्स कर रही है, अगर आपने नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लगा दिया तो पूरी तरह से रिलैक्स करने से पहले ही ये क्या कर जाएगी, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया है कि जब मसल रिलैक्स कर रही है तो मैंने प्रोग्रेसिवली मोर स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस इसको मैंने अप्लाई किया है और अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा। तो होगा ये कि ये और ज्यादा फोर्सिबली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आप देख रहे हैं कि ये फ्यूज होते जा रहे हैं और मैं इस काम को और जल्दी जल्दी कर रहा हूं। सो देयर विल बी अ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। सारे मसल ट्विचेस क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं टेटनाइजेशन या टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं टेटनाइजेशन। एक क्वेश्चन और करा देता हूं कि ये इसकी वजह बनेगी हाइपोकैल्सीमिया। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कि सीरम में कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या हुई है, कम हुई है। और कैल्शियम एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, आसानी से पोटेंशियल को क्या नहीं होने देता, चेंज नहीं होने देता। इसीलिए अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो नर्व की एक्साइटेशन बढ़ेगी और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ने की वजह से कोई ना कोई मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जिसमें क्या हो सकता है, टेटनाइजेशन हो सकता है। इसे हम टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और कोई? नहीं सर, अभी तक। चलो बेटे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और अब की बार जो मैं आपको नर्वस सिस्टम का पेपर दे रहा हूं वो बहुत मजा आएगा आपको करने में। सो नेक्स्ट टेस्ट इज, नेक्स्ट लाइव सेशन विल बी ऑन नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सम वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड इन योर टेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया था, आज बीच में जो हमने एक टेस्ट दिया था ये प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन अगला पेपर आपका दिमाग के ऊपर है और दिमाग ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमेशा एक नए चैलेंज के लिए वैसे भी तैयार होना चाहिए। So let us hope that you will do very well and see you soon again। बहुत मजा आया हमेशा की तरह आपसे बात करके and thank you for your time।